हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग करेंगे पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर फ्रेशर कि भाई फ्रेशर से इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, पीएचपी इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस देखेंगे और उसके कैसे आंसर आपको देने हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन कि पीएचपी क्या है। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है। देखो, कुछ कंपनियां पूछती हैं और कुछ कंपनियां नहीं भी पूछती, लेकिन कंपनी पूछे चाहे ना पूछे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज पीएचपी। तो इसका मैंने लिखा है कि पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डेवलप डायनामिक। देखो, मैं ऐसे बता देता हूँ क्या है, पूरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीएचपी क्या है? पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करते हैं डायनामिक वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका जो फर्स्ट पी है वो साइलेंट है। पहले इसकी फुल फॉर्म थी पर्सनल होम पेज, लेकिन अब इसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब देखो, इसमें ना एक क्वेश्चन रेज हो जाता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे कि भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, क्योंकि आपने बोला कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। जैसे इसने लिखा, स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट इज इंटरप्रेटेड एट रन टाइम। देखो, इसका मोटा मोटा बताता हूँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बिना कंपाइल करे डायरेक्ट रन होती है, मतलब कंपाइल नहीं किया जाता उसको। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हमेशा किसी दूसरी प्रोग्रामिंग के साथ इम्बेड करके यूज किया जाता है, इंडिविजुअली ये यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग साइड है। आप पीएचपी को इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते, अगर आप करते भी है तो उससे कुछ नहीं बनेगा। भाई, जब तक हम पीएचपी को एचटीएमएल में यूज नहीं करेंगे अपने, तब तक हम कुछ नहीं बना सकते। तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज, कोई भी ऐसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर आप सुनते हैं ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि वो किसी के साथ इम्बेड होकर यूज होगी। जैसे इसमें लिखा भी है, देखो, स्क्रिप्ट्स आर यूजुअली इम्बेडेड इनटू अदर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स कह सकते हो और लैंग्वेज कह सकते हो। तो पीएचपी जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बिना कंपाइल करे डायरेक्ट रन होती है और वो किसी न किसी के साथ जुड़कर यूज करी जाती है। जैसे कि पीएचपी का यूज हम एचटीएमएल के साथ करते हैं। ऐसे इसमें लिखा है कि भाई जावास्क्रिप्ट भी एक एग्जांपल है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। जावास्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड मतलब वो ब्राउज़र स्पेसिफिक है, और पीएचपी जो है वो सर्वर स्पेसिफिक है। तो आपको पता लग गया होगा इसके। देखो, मैंने डिफरेंस भी दे रखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास सारे फीचर्स ज़रूरत के होते हैं जिससे कि वो कुछ डेवलप कर सके, लेकिन स्क्रिप्टिंग में सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ये हमेशा डिपेंडेंट रहता है दूसरे के ऊपर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि पहले उसको कंपाइल किया जाता है एग्जीक्यूट करने से पहले, और स्क्रिप्टिंग में बिना कंपाइल करे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी के साथ इम्बेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिना इम्बेड हुए कुछ कर ही नहीं सकता। अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये अपने आप इंडिविजुअली सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इनको ज़रूरत नहीं है किसी और दूसरे की। इनके अंदर वो सारे फीचर्स हैं कि ये कुछ डेवलप कर सके। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, ये हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं किसी न किसी के ऊपर। तो ये था हमारा कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। क्योंकि होता क्या है ना, जब पीएचपी के बारे में पूछते हैं तो ये क्वेश्चन रेज कर देते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई पीएचपी के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। और कोई कोई आपसे यूँ पूछ लेगा कि पीएचपी को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखो इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। मतलब कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी है कि भाई 12th पास करके आया और उसको डेवलपमेंट सीखनी है, तो नॉन टेक्निकल भी पीएचपी को आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इसके सिंटैक्स, इसका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपमेंट लैंग्वेज। मैं ये नहीं कहता कि भाई बिल्कुल ईजी होता है कि हर कोई आके और तुरंत कोड करने लग जाएगा। अदर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस अगर मैं कंपेयर करूं तो पीएचपी जो है वो इजी है, बिगिनर इसको आसानी से सीख सकता है। तो ये हमारा पहला रीज़न हो गया। दूसरा है इट्स ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री, कि भाई पीएचपी जो है वो फ्री है। मतलब हम अगर कमर्शियली, कोई कंपनी कमर्शियली भी इसको यूज़ करती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेकंड रीज़न हो गया। थर्ड नंबर है इट्स वर्सटाइल। मतलब कि भाई ये मैक ओएस एक्स, लिनक्स, विंडो सब पे चल जाता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जबकि अगर आप .NET को कंपेयर करो तो .NET प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लाइनक्स पे नहीं चलेगा। लेकिन पीएचपी जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। थर्ड रीज़न ये हो गया। फोर्थ रीज़न है कि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कम्युनिटी इन द सेंस कि अगर आपको पीएचपी में कोई कुछ भी सर्च करना है, कोई लाइब्रेरी, कोई टॉपिक या कुछ भी सर्च करना है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो इसकी कम्युनिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर बड़ी जल्दी मिल जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। फिफ्थ नंबर है इट्स फास्ट एंड सिक्योर। देखो मैं इस डेफिनेशन को गलत मानता हूँ, क्योंकि पीएचपी जो है ना वो सिक्योर बिल्कुल नहीं है। पीएचपी में मैं ये नहीं कहता एकदम ही ख़त्म है, पीएचपी में सिक्योरिटी इश्यूज हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। लेकिन हाँ, पीएचपी के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि लारावेल फ्रेमवर्क है, वो काफ़ी अच्छा है अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पीएचपी को देखें तो। हाँ, ये फास्ट है कि अगर पीएचपी का हम कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क अगर यूज करें तो वो काफ़ी फास्ट है। तो इस केस में फास्ट और सिक्योर हो गया, लेकिन ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ये नहीं कह सकता कि भाई बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है इसमें, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मेन ऊपर के जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए वो परफेक्ट है, वो आप बता सकते हो कि भाई ये 4 पॉइंट तो परफेक्ट है, ये तो हमें। उसके बाद लास्ट इट इज़ वेल कनेक्टेड विद डेटाबेसेस। मतलब पीएचपी जो है MySQL, SQL, Oracle, इन सारे डेटाबेसेस के साथ आसानी से काम कर सकता है। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं कि भाई इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसको हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है। अब देखना, हर किसी बिगनर्स या हर किसी के मुंह से ये सुनोगे आप कि आपको ना पाइथन करनी चाहिए, आपको Node.js करनी चाहिए। तो दिन पर दिन जो है पीएचपी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। उसका रीज़न भी है क्यों कम हो रही है, वो देखते हैं कि भाई इसका रीज़न ये है कि इसके एज कंपेयर में पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आसानी से सीखा जा सकता है। पीएचपी को हम क्यों सीख रहे थे, क्योंकि उसको आसानी से सीख सकते हैं। अब इसी के कंपैरेटिव में क्या हुआ, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज आ गई जिसको आसानी से सीख सकते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो कोई भी बिगनर अब डेवलपमेंट करने जाता है ना, तो पीएचपी को अपने स्किल में नहीं रखना चाहता, वो सोचता है वो पाइथन ही कर लेता है जब ईजी है दोनों। तो सबसे मेजर रीज़न है डिसएडवांटेज, सबसे डिसएडवांटेज जो इसका मेन कारण है वो इसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म होती जा रही है दिन पर दिन।
क्योंकि पाइथन ऐसे ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है जो पीएचपी नहीं दे सकता, पीएचपी नहीं दे पा रहा अभी। तो इसलिए जो भी बिगनर्स हैं वो अब पीएचपी से मूव होते जा रहे हैं पाइथन की तरफ। सेकेंड नंबर रीजन है लैक ऑफ डेडिकेटेड लाइब्रेरीज फॉर मॉडर्न नीड्स। सॉरी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई पाइथन जो है काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको दे रहा है, लेकिन पीएचपी नहीं दे पा रहा। जैसे इसी सेकंड नंबर में यही एग्जांपल दिया है कि भाई अगर आपको मशीन लर्निंग यूज करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अब मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं पीएचपी में। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहाँ है? पाइथन में है। तो भाई जो अभी मार्केट के अकॉर्डिंग जो ट्रेंडिंग में लाइब्रेरीज है ना, वो जो चाहिए वो है ही नहीं पीएचपी के पास। ये भी एक रीज़न है कि जो जो चीज़ हमें चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग वो पीएचपी हमें नहीं दे पा रहा है। तो हम अदर प्रोग्रामिंग की तरफ मूव होते जा रहे हैं, और पाइथन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप कह सकते हो पीएचपी को ख़त्म करने में। पाइथन और नोड.जेएस इन दोनों ने बड़ा तबाह किया है पीएचपी को। क्योंकि देखो पुरानी लैंग्वेज अगर हम देखें .NET, जावा, ये सब पहले भी थी पीएचपी के टाइम, बहुत पहले भी। पाइथन भी पुरानी है, मैं ये नहीं कह रहा एकदम नहीं आई, लेकिन ट्रेंड में अब आई है, पहले नहीं थी ट्रेंड में। पाइथन और नोड.जेएस ये दोनों अब ट्रेंड में आए कुछ सालों से, बहुत पहले नहीं थे। और इन्होंने पीएचपी का मार्केट खा लिया, ख़त्म कर दिया बहुत हद तक। मैं ये नहीं कहता पीएचपी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक। थर्ड नंबर, सिक्योरिटी इज़ नॉट द बेस्ट। जैसे मैंने एडवांटेजेस में लिखा था सिक्योर है, फास्ट है, तो सिक्योर वाली लाइन आप हटा देना कि बस सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी जो है इसमें एक टॉप लेवल की नहीं है, इसलिए ये रीज़न भी है कि हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर है पुअर एरर हैंडलिंग, कि अगर कोई भी एरर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए पीएचपी में कुछ खास नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए पीएचपी। तो ये कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे मेन जो है आपका एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा मॉडर्न लाइब्रेरीज नहीं मिल रही इसके अंदर, और इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है। 2-3 रीज़न बड़े मेन है डिसएडवांटेजेस में इसके। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पीएचपी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए एकदम क्लियर, अगर आप पीएचपी डेवलपर हैं तो। अब चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यूज ऑफ पीयर इन पीएचपी। देखो ये क्वेश्चन बड़ा पुराना हो गया, हो सकता है ना भी पूछा जाए। बाकी वीडियो के लास्ट में ना आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हाई प्रायोरिटी पे आपको रखने हैं, कौन से क्वेश्चन मीडियम प्रायोरिटी पे रखने हैं, और कौन से क्वेश्चन लीस्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं एकदम लास्ट में। तो ये लीस्ट वाला है यूज ऑफ पीयर, ये अब नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता, रेयर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं पीयर है क्या। पीयर की फुल फॉर्म है पीएचपी एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रेपोजिटरी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप इसको अगर मोटा मोटा समझे अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग, तो अभी आप लोग देखते होंगे कि कोई भी पेमेंट गेटवे या फिर कुछ भी अगर हमें लगाना हो ना, तो वो कहता है कि भाई कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल कर लो। इस तरीके से आता है कि भाई कंपोज़र के थ्रू कमांड चला लो और ये चीज़ इंस्टॉल कर लो आप डायरेक्ट। तो आप कह सकते हो कि जो पीयर है ना, पीयर ये कंपोज़र के जैसा ही है जो कि पहले यूज किया जाता था। अब तो खैर कंपोज़र यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो पहले पीयर को यूज़ किया जाता था पीएचपी की बनी बनाई लाइब्रेरीज डाउनलोड करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। जो काम अब कंपोज़र कर रहा है वो काम पहले पीयर करता था। ये 1999 में आया था। तो पीयर क्या है कि रेपोजिटरी है जहाँ पे पीएचपी की बनी बनाई लाइब्रेरीज होती थी। फॉर एग्जांपल गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, कोई पेमेंट गेटवे, तो इन सब के कोड क्या है, स्टैंडर्ड होते हैं जिसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अपने पीएचपी के किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे फ्रेमवर्क हो, चाहे आपका कोर पीएचपी, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। तो इसी तरीके से पहले पीयर होता था जो कि इन चीज़ों को मैनेज करता था। वो कहता था कि भाई एक स्टैंडर्ड कोड होना चाहिए।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीयर। इतना कुछ लिखा है मैंने, इतना कुछ कौन पढ़ेगा, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। फोर्थ नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ना हाई प्रायोरिटी, ये क्वेश्चन हाई प्रायोरिटी का है। आप जहां मर्जी चले जाओ आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लिखित है कि सेशन क्या है और सेशन को क्यों यूज किया जाता है, उसका क्या यूज है। देखो सेशन का हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। उस डेटा को हम एक पेज से दूसरे पेज पे पास कर सकते हैं। तो ये हो गया सेशन। सेशन क्या है? सेशन एक तरह से एक वेरिएबल है जो कि डेटा को स्टोर करता है और उस डेटा को आप एक पेज से दूसरे पेज पे पास कर सकते हो। ये हो गया सेशन। अब बात आती है भैया क्यों डेटा पास करे। भाई बिगिनर वाली बात है एकदम, क्यों डेटा पास करे। तो देखो इसमें एग्जांपल लिखा है कि शॉपिंग वेबसाइट्स इसको काफ़ी ज़्यादा यूज करती हैं सेशन को। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, तो वो क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कार्ट पेज पे लेके जा रहा है। ऐड टू कार्ट वाला आइकन पे लेके जा रहा है, फिर क्लिक करने पे क्या हो रहा है, कार्ट वाला पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक पेज से दूसरे पेज पे इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो सेशन के थ्रू जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन हो गया। जब भी आपको ऐसी नीड लगे कि भैया एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा पास करना है, तो वो सेशन से होगा। कैसे होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना होता है। जब भी हम PHP में सेशन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट एक फंक्शन है जिसका काम है सेशन स्टार्ट करना और चेक करना, सेशन को चेक करना। अब बात आती है कि भाई सेशन को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सेशन को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो सेशन को एक्सेस करने के लिए हम सुपर ग्लोबल यूज करते हैं $_session। ये सुपर ग्लोबल यूज किया जाता है सेशन के डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेशन। सेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन में भी, ई-कॉमर्स वेबसाइट में भी। तो ये हो गया हमारा सेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका एरे, कि एरे क्या है। एरे क्या है? एरे एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। एरे क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि इसमें एग्जांपल है कि आपको कार का नाम रखना है, आपको कार की पूरी लिस्ट रखनी है आपको कि कौन कौन सी कार है। अगर हम नॉर्मली रखें तो ऐसे हम एक एक करके वेरिएबल बनाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम एक एरे बना लेंगे। मतलब जब भी आपको ऐसी नीड लगे ना कि यार मेरे को तो बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो हम एरे यूज़ करते हैं। एरे का बड़ा यूज़ होता है प्रैक्टिकली अपने में, डेवलपमेंट में। तो किस तरीके से एरे बनाते हैं? एरे बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इन तीन ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन दो ज़्यादा यूज होते हैं। पहला ऑप्शन है इंडेक्स्ड एरे, दूसरा ऑप्शन है एसोसिएटिव एरे, और तीसरा ऑप्शन है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो जो पहला ऑप्शन है इंडेक्स्ड एरे, ये बड़ा ही कॉमन है, ये हर प्रोग्रामिंग में होता है इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स्ड एरे हम इस तरीके से बनाते हैं, एरे में एरे फंक्शन और उसके अंदर हम वैल्यूज़ पास कर देते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। एरे जो है हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, मतलब डेटा को कुछ इस तरीके से रखता है कि भाई 0 नंबर पे पहला,
फर्स्ट नंबर पे दूसरा, सेकंड नंबर पे तीसरा डेटा। इस तरीके से ये डेटा को रखता है। इसको एक्सेस इस तरीके से किया जाता है। अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। देखो, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता भी कुछ इसी तरीके से हूँ कि जब भी आप ये सुनो ना मल्टीपल, कि मल्टीपल कुछ करना है, मल्टीपल का मतलब ये एरे, और जब एरे आ गया तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि अच्छा, एरे का यूज मल्टीपल जब भी सुने वहाँ करना है, और जहाँ एरे यूज हो गया वहाँ लूप यूज करना है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स्ड एरे। सेकंड नंबर है आपका एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, ये कुछ अलग तरीके का एरे है। इसको अदर प्रोग्रामिंग में आप उससे कंपेयर कर सकते हो। अगर जावास्क्रिप्ट में कंपेयर करो तो इसको आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर सकते हो। ये डेटा को कुछ इस तरीके से रखता है, की और उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू थोड़ा मीनिंगफुल होता है, ये ना मीनिंगफुल होता है। देखो ऊपर वाले में क्या था, 0 1 2 लिख रहा हूँ, हमारे तो समझ में आ जाएगा अच्छा 0 का मतलब पहली वैल्यू, लेकिन उतना मीनिंगफुल नहीं है। वहीं एसोसिएटिव एरे जो ये बड़ा मीनिंगफुल होता है, इसको हम की से एक्सेस करते हैं इस तरीके से। देखो जैसे ये बनाया ना $एज पीटर, तो ये क्या करेगा, पीटर की एज निकाल के देगा कि ऐसा 35 है। बेन की एज निकाल के देगा, तो ये क्या, ये कहीं ना कहीं मीनिंगफुल है। अगर मैं यहीं पे लिखता $एज 0 तो मीनिंगफुल नहीं होता। डेटा तो मेरे को मिल ही जाता 35, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होता। तो एसोसिएटिव एरे जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है। और पीएचपी में जब भी हम डेटाबेस से डेटा एक्सेस करते हैं और पेज पे प्रिंट कराते हैं तो वो हमेशा एसोसिएटिव एरे में कराते हैं। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव एरे। थर्ड नंबर है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है, नेस्टेड एरे भी बोल सकते हो आप इसे। एक एरे, उसके अंदर दूसरा एरे, दूसरे के अंदर तीसरा एरे, मतलब नेस्टेड एरे। इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। इसकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है। मतलब कोई वैसी कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा हो, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जनरली इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। जैसे देखो इसने बना रखा है ना, एक एरे बनाया, उसके अंदर दूसरा एरे है, फिर तीसरा, चौथा, मतलब एक एरे के अंदर 4 एरे रखे हुए हैं। तो ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। ये एरे आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है, इसको कैसे एक्सेस किया जाता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन अपना कॉमनली यूज्ड एरे फंक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे फंक्शंस बताओ एरे के जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ही कॉमन है। मोस्टली यूज भी बोल देता है कोई कॉमनली यूज्ड बोल देता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई एरे के आप फंक्शन बताओ जो काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं और हम प्रैक्टिकली करते भी इनका काफ़ी यूज। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है इसमें काउंट। काउंट फंक्शन का काम है कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ है उसको काउंट करेगा। जैसे होता है ना जब हम लूप चलाते हैं, फॉर लूप अगर चलाते हैं तो फॉर लूप में चलो स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमें पता है एरे का 0 है, लेकिन हम बताते हैं ना भाई कहाँ तक लूप चलाना है, तो काउंट करते हैं एरे को काउंट मेथड से। सेकंड नंबर मेथड है शॉर्ट। इसका भी काफ़ी यूज किया जाता है। शॉर्ट मेथड का काम होता है कि जो भी आपका इंडेक्स्ड एरे है उसको ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, शॉर्ट कर देगा। सिर्फ ये सिंपल से मेथड से, कोई लॉजिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका आर शॉर्ट। आर शॉर्ट का काम होता है आपके इंडेक्स्ड एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि शॉर्टिंग के ना मेथड्स आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे के शॉर्ट का मतलब है कि जो आपका एसोसिएटिव एरे है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना की के अकॉर्डिंग, मतलब की का जो नाम लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग ये असेंडिंग करेगा। के आर शॉर्ट में क्या होगा, ये डिसेंडिंग करेगा की के अकॉर्डिंग। 6th नंबर है इन अंडरस्कोर एरे। मतलब जो एरे की आपने लिस्ट बनाई
उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेक करनी है कि भाई ये है कि नहीं है। जैसे फाइल अपलोड में होता है ना, फाइल अपलोड में हम चेक करते हैं कि ये वाला एक्सटेंशन है कि नहीं है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारी लिस्ट से। तो उस टाइम पे इन अंडरस्कोर एरे का यूज किया जाता है। मतलब एरे के अंदर कुछ भी ढूंढना हो ना, वो है इन अंडरस्कोर एरे। उसका 7th नंबर है आपका ए शॉर्ट। ए शॉर्ट का मतलब है कि ये एसोसिएटिव एरे को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखो के शॉर्ट का मतलब था की के अकॉर्डिंग, ए शॉर्ट का मतलब है वैल्यू के अकॉर्डिंग। ए आर शॉर्ट क्या है, ये एसोसिएटिव एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसके बाद है एरे की एग्जिस्ट। मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर चेक करना हो कि भाई ये वाली की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इसकी ज़रूरत हमें थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन हाँ यूज़फुल है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एरे अंडरस्कोर कीज, ये क्या करेगा कि आपको जितनी भी कीज है एसोसिएटिव एरे की वो निकाल कर दे देगा। एरे अंडरस्कोर रिवर्स, ये क्या करेगा, एरे को रिवर्स कर देगा। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, हालांकि ये उससे भी हो जाएगा हमारा, नहीं रिवर्स ठीक है, उल्टा गन डिसेंडिंग सोच रहा था मैं। एरे सर्च, कि कोई भी चीज़ सर्च करनी हो। एरे यूनिक, ये बड़ा यूज़फुल है, अभी रिसेंटली यूज़ किया मैंने एरे यूनिक, कि आपके पास लिस्ट ऑफ एरे है और उसमें मान लो कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है। मैं चाहता हूँ नहीं, रिपीट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए मुझे एरे की, रिपीटिशन नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे ना बड़ा यूज़फुल है एरे अंडरस्कोर यूनिक। इसका काम होता है सिर्फ एरे में से यूनिक वैल्यूज़ को निकाल कर लाना, डुप्लीकेट को हटा देगा ये। एरे अंडरस्कोर मर्ज, ये भी बड़ा यूज़फुल है, पूछ लेते हैं कभी करंट में, सीधा पूछ लेंगे कि दो एरे को मर्ज कैसे करेंगे। तो दो एरे को मर्ज करने के लिए एरे अंडरस्कोर मर्ज, ये फंक्शन अवेलेबल है पीएचपी में। मतलब आप कह सकते हो मोटा मोटा इसमें क्या था कि सॉर्टिंग के फंक्शन आपको आने चाहिए, सर्चिंग के फंक्शन आने चाहिए, रिवर्स करना आना चाहिए, मर्ज, यूनिक निकालना। तो ये चीज़ें आपका एरे के फंक्शंस, इतने फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनका प्रैक्टिकली काफ़ी यूज किया जाता है वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई स्ट्रिंग के फंक्शंस बताओ जो कि कॉमनली यूज करे जाते हैं या फिर ज़्यादा यूज किए जाते हैं प्रैक्टिकली। स्ट्रिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम भी होता है टेक्स्ट पे। देखो सबसे पहला फंक्शन है strlen, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। सेकंड फंक्शन है str_replace। इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। बहुत नीड होती है कभी कभार हमें कि कोई पर्टिकुलर सिंबल इस स्पेस से रिप्लेस करना है या फिर स्पेस को कोमा से रिप्लेस करना है, तो ये बड़ा यूज़ होता है प्रैक्टिकली str_replace। सब str, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सब str का काम होता है कि एक्सट्रैक्ट करना, कि कोई सेंटेंस है उसमें से कोई वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कोई वर्ड है उसमें से कोई कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब str। इसका अगर आपको कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते हैं और आप कॉन्टैक्ट में देखना या फिर स्काइप में देखना, फर्स्ट नेम का क्या करता है, ये फर्स्ट कैरेक्टर निकाल लेता है और लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर निकाल लेता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सब str। उसके बाद है आपका str_lower, कि भाई कोई भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो। उसके बाद है आपका str_upper, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो। देखो स्पेलिंग देख लेना, मे बी ये अपर ऐसे हो, एक बार चेक कर लेना, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है एक आधे की, तो उसको आप इग्नोर करना।
उसका 6th नंबर फीचर है str_word_count। इसका काम है वर्ड्स काउंट करना कि आपके सेंटेंस में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। strrev रिवर्स, इसका काम है स्ट्रिंग को रिवर्स करना। str पोजीशन, इसका काम है स्ट्रिंग की पोजीशन को निकाल कर देना। यूसी वर्ड्स बहुत यूजफुल है, काफ़ी यूज होता है। यूसी वर्ड्स का काम है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को अपर केस में कर देगा, वो भी हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को। यूसी फर्स्ट क्या करेगा, ये आपका जो सेंटेंस शुरू है उसमें सिर्फ पहला जो कैरेक्टर होगा उसको अपर केस में करेगा पूरे सेंटेंस में। एलसी फर्स्ट क्या करेगा, ये लोअर, मतलब आपके सेंटेंस में पहले लेटर को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। यूसी फर्स्ट भी यूज होता है, यूसी वर्ड्स भी यूज होता है, लोअर में तो खैर कम ही करते हैं, रेयर यूज होता है। उसके बाद है आपका वर्ड रैप, ये भी यूज होता है। वर्ड रैप का मतलब है वर्ड को नेक्स्ट लाइन में रैप करना, कि भाई नेक्स्ट लाइन में आ जाए वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बाद, बाहर ना जाए हमारे बॉक्स से। ट्रिम, ये भी बहुत यूज होता है। ट्रिम का काम है कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है राइट से और लेफ्ट से उसको हटाना। इसके अंदर दो फंक्शन और आते हैं, मैंने लिखे नहीं है, एल ट्रिम, आर ट्रिम। एल ट्रिम का मतलब है लेफ्ट से स्पेस हटाएगा वो, और आर ट्रिम का मतलब है कि राइट से स्पेस हटाएगा वो। उसके बाद है लास्ट आपका स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग्स, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ये। इसका काम ये होता है कि स्ट्रिंग में अगर कोई भी HTML टैग लिखा हुआ है तो उसको ये हटा देगा, स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग्स। इसका फॉर्म वैलिडेशन में भी यूज करते हैं हम ट्रिम का और स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग्स का, डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो ये हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्लूड फंक्शंस इन PHP। देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपसे ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि इंक्लूड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं PHP में। इसमें जो क्वेश्चन रेज होता है वो इस तरीके से होता है कि डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर, डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर वंस, इस तरीके से क्वेश्चन रेज होते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, तो आपको अगर पता है तो बता सकते हैं। सबसे पहला है इंक्लूड। इंक्लूड में क्या होता है कि अगर आपकी फाइल का नाम गलत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कोड चलेगा। इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड फंक्शन का, इन चारों फंक्शन का काम देखो सेम है कि हम कोई फाइल इंक्लूड करा सके। इसमें सबसे पहला है इंक्लूड फंक्शन। अगर हम इंक्लूड फंक्शन यूज करते हैं और इसमें हम अपनी फाइल का नाम गलत दे देते हैं, बाय मिस्टेक टाइपिंग करते समय गलत नाम डल गया, तो उसमें क्या करेगा ये इंक्लूड, आगे का कोड इसका जो होगा ना इंक्लूड से नीचे का, वो सारा रन होगा, और जो इंक्लूड वाला एरिया वहाँ पे वार्निंग मैसेज शो करेगा कि भैया ये फाइल मेरे को नहीं मिल रही है, मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा। वहीं अगर हम रिक्वायर की बात करें, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि भाई मैंडेटरी, रिक्वायर्ड है कि चाहिए ही चाहिए। रिक्वायर में क्या होता है कि अगर फाइल का नाम गलत हो गया या पाथ गलत हो गया तो ये क्या करेगा कि जहाँ पे आपने रिक्वायर किया ना उससे आगे का कोड नहीं चलने देगा। उससे ऊपर का रन होगा लेकिन उससे आगे का कोड रन नहीं होगा। और गलती से आपने हेडर में लगा दिया रिक्वायर तो पूरी वेबसाइट नहीं चलेगी, क्योंकि टॉप पार्ट है वो, वाइट हो जाएगी पूरी स्क्रीन। तो इंक्लूड और रिक्वायर में मेजर डिफरेंस क्या है कि इंक्लूड में क्या होता है कि अगर फाइल का पाथ या फाइल का नाम गलत हुआ तो वो आगे के कोड को रन होने देगा, सिंपल वार्निंग मैसेज दिखा देगा कि भाई मैं ओपन नहीं कर पा रहा इसे।
जबकि रिक्वायर क्या करता है, फैटल एरर देता है, मतलब कि वो आगे का कोड रोक देगा। उसके बाद आपका इंक्लूड अंडरस्कोर वंस। इंक्लूड अंडरस्कोर वंस जो है, आप इसको कह सकते हो कि ये इम्प्रूव्ड वर्जन है इंक्लूड का, ये इंक्लूड का इम्प्रूव्ड वर्जन है। मतलब ये क्या है कि देखो, वैसे तो करते नहीं है प्रोजेक्ट में, अगर कोई भी फाइल आपने जो इंक्लूड कराई वो गलती से आपने मल्टीपल टाइम इंक्लूड करा दी सेम पेज में, तो होता क्या, वो मल्टीपल टाइम इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यूज़ करता हूँ इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, तो ये क्या करेगा, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, ये सिर्फ जितनी मर्जी बार कॉपी पेस्ट कर लो आप सेम फाइल में, 10 बार कर लो, लेकिन ये एक ही बार लेगा कोड को। इंक्लूड वंस क्या करता है कि अगर आप सेम फाइल मल्टीपल टाइम इंक्लूड करवाते भी हो तो ये एक ही बार लेगा उस कोड को, मल्टीपल टाइम नहीं लेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इंक्लूड की जगह हमें इंक्लूड अंडरस्कोर वंस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इम्प्रूव्ड वर्जन है कि जो थोड़ी कमी थी इंक्लूड में वो इसने पूरी कर दी। करेगा ये भी वैसे ही बिहेव कि अगर कोई पाथ गलत हो गया, फाइल का नाम गलत हो गया, तो ये भी वार्निंग मैसेज शो करेगा, पेज नहीं रोकेगा आपका, आगे कोड चलेगा। रिक्वायर वंस वही सेम, रिक्वायर का इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो पीएचपी के अंदर ये 4 इंक्लूड फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम अपने फाइल को पेज पर लोड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक डेवलपर को, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे 6 मंथ 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, ये आना चाहिए। फॉर्म वैलिडेशन, कि फॉर्म की वैलिडेशन कैसे करी जाती है पीएचपी में। देखो, फॉर्म वैलिडेशन जो है वो 2 तरह की होती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी से होती है, जो कि आपको डिज़ाइनर लगा कर देगा कोड। सर्वर साइड वैलिडेशन का मतलब होता है कि पीएचपी से अपने कोड को वैलिडेट करना, अपने फॉर्म को वैलिडेट करना। तो आपको प्रैक्टिकली आपके फॉर्म को वैलिडेट करना आना चाहिए। अब बात आती है जी, ये बोल तो दिया आपने, वैलिडेट करना क्या है वैलिडेट में। भाई कई स्टूडेंट खतरनाक से होते हैं, पूछ लेंगे और सर वैलिडेट क्या करूं तो देखो, फॉर्म वैलिडेशन का पर्पस ये होता है कि जो डेटा आप फॉर्म से ले रहे हो वो रेलिवेंट मिले आपको काफ़ी हद तक। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई नेम वैलिडेट करना है तो नेम वैलिडेशन में क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि वो मैंडेटरी हो, रिक्वायर्ड हो, कोई ब्लैंक ना भर दे, मतलब खाली ना आ जाए। सबसे पहली वैलिडेशन तो ये हो गई कि हम इनपुट्स में ये देखते हैं कौन कौन से इनपुट मैंडेटरी हैं, रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई नेम इनपुट है तो सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नंबर भर दिया उसमें। ईमेल इनपुट है तो @ होना चाहिए। मोबाइल के लिए अगर हम बना रहे हैं इनपुट तो उसमें नंबर होने चाहिए, वो भी 9, 6, 7 ऐसे शुरू होने चाहिए, और डिजिट 10 डिजिट होनी चाहिए। ये होती है वैलिडेशन, कि एक प्रॉपर डेटा वैलिड, एकदम वैलिड डेटा आपके पास आए। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैलिडेशन आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए। मैंने कोड लिख रखा है इसमें। बाकी देखो, इसकी ना मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखी है कि जो प्रैक्टिकल वाला काम है ना, कि फॉर्म को वैलिडेट कैसे करते हैं, फिर आगे और भी चीज़ें प्रैक्टिकली आएंगी, तो उसके लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और इसका फाइल का लिंक भी दे दूँगा जिसको आप डाउनलोड करके कोड भी देख सकते हैं कि भाई कैसे किया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन है अपना फाइल अपलोड। ये तो लिखवा के देखेंगे। देखो, फॉर्म वैलिडेशन लिखवाएं चाहे ना लिखवाओ, थोड़ा लंबा होता है कोड, लेकिन वो भी लिखवाते हैं। काफ़ी डेवलपर को दे देंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, बोलेंगे कि भैया इसमें फॉर्म वैलिडेशन लगा दो। ऐसी फाइल अपलोड का कोड भी लिखवाएंगे आपसे, बोलेंगे कि भाई ये PDF अपलोड करानी है, इसके लिए कोड लिख दो।
तो फाइल अपलोड कराने का कोड ना बड़ा सिंपल है, 3 लाइन का है। अगर कोई वैलिडेशन उसने नहीं बोली है तो, अगर उसने ये नहीं बोला कि 2 MB तक होना चाहिए या JPG होना चाहिए, मतलब कोई ऐसे कंडीशन नहीं रखी है, उसने बोला सिर्फ फाइल अपलोड करा दो, तो उसके लिए सिर्फ 3 लाइन का कोड होता है ये। लेकिन फाइल अपलोड में देखो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब भी यह फॉर्म है उसमें आपको ये ज़रूर लगाना है इंक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट। जब भी आप फाइल अपलोड करते हैं तो फाइल अपलोड में इंक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट लगाना मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो जितना मर्जी आप PHP का कोड लिख लो, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं PHP में। देखो PHP में क्या 3 लाइन होती है, पहला फाइल का नाम, दूसरा टेम्परेरी नेम, और तीसरा इसका फंक्शन मूव अपलोडेड फाइल, जिसका काम होता है टेम्परेरी लोकेशन से रियल लोकेशन पे फाइल को मूव करना। ठीक है, तो ये हो गया आपको फाइल अपलोड। तो ये आपको आना चाहिए कि फाइल कैसे अपलोड करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू अपलोड ओनली PDF विद 2 MB साइज। कभी कभार आपको इस तरीके से बोल दिया जाएगा कि भाई फाइल तो अपलोड करनी है लेकिन वो सिर्फ PDF अपलोड होनी चाहिए और सिर्फ 2 MB का डेटा स्टोर होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में कुछ नहीं है, जो फाइल अपलोड का कोड था वही रहेगा, सिर्फ 2 लाइंस बढ़ जाएंगी। जैसे कि एक तो ये बढ़ जाएगा कि साइज़ कैसे निकालते हैं, और दूसरा ये बढ़ जाएगा कि एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं, उसको मैच कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर भी मैंने प्रैक्टिकल वीडियो दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, और कोड भी दे दूंगा मैं ये। इसमें क्या है, देखो हम एक तो क्या करते हैं, साइज़ निकाल लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि भाई 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है, गलत लिखा है कोड, ये लेस देन होना चाहिए। हाँ, लेस देन 2 MB से है तब तो फाइल अपलोड कर दो, अदरवाइज एरर दे दो। और एक्सटेंशन मैच कर लेते हैं, अगर उसने PDF बोला है तो PDF, अगर वो नंबर ऑफ एक्सटेंशन बोलता है तो फिर आपको एरे बनाना पड़ेगा और इन_ एरे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फाइल अपलोड विद वैलिडेशन मैंडेटरी है, आना ही चाहिए। ये हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस हैं कि ये आपको आने चाहिए, किसी भी हाल में ये पूछे ही जाएंगे। उसके बाद है आपका मल्टीपल फाइल अपलोड। अभी तक जो हमने बात करी वो तो सिंगल फाइल अपलोड की थी, अब बात करते हैं मल्टीपल फाइल अपलोड, कि अगर एक से ज़्यादा इमेजेस या एक से ज़्यादा फाइल अपलोड करवानी है तो वो कैसे कराएंगे। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप मल्टीपल नाम सुनोगे ना, मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब है एरे और लूप। तो मल्टीपल फाइल अपलोड में कुछ नहीं होता, ये जो आपने इनपुट बनाया ना, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मल्टीपल लिखना है और यहाँ एरे बना देना उसके नेम को, ताकि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर सके। और जो कोड आपने सिंगल के लिए लिखा था उसी को आप मल्टीपल के लिए लिख दो। लूप चला दिया हमने, जो काम हम एक बार कर रहे था वो काम मल्टीपल बार कर रहे हैं। लूप का काम ही यही होता है कि जो चीज़ रिपीट आप कर रहे हो एक बार, उसको बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े, वो चीज़ आप कैसे कर पाओ, लूप से कर पाओ। तो ये हो गया आपका मल्टीपल फाइल अपलोड, ये भी मैंडेटरी आपको आना चाहिए। तो टोटल 12 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं आगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है PHP मेलर। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या आप PHP मेलर के बारे में जानते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ जी जानते हैं। PHP मेलर जो है वो एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ हम करते हैं मेल सेंड करने के लिए। तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि अच्छा तो PHP में जो मेल फंक्शन है वो क्या करता है। तो आप बता सकते हो कि जो PHP का मेल फंक्शन है उसमें कुछ फीचर्स नहीं होते,
जो कि PHP मेलर में है। जैसे कि पहला फीचर, आप PHP मेलर के थ्रू लोकल होस्ट से भी मेल भेज सकते हो। दूसरा, PHP मेलर में हम यूज़ करते हैं अपना SMTP, मतलब जीमेल का G Suite, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये सब जो हैं, अगर उनको इंटीग्रेट करना कोई कहता है कि भाई मेरे CRM से मैं जो भी मेल भेजूं वो मेरी जीमेल से जाए, तो ऐसे केस में नॉर्मल मेल फंक्शन वर्क नहीं करेगा। वहाँ पे हमें PHP मेलर लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर सिंपल वेबसाइट में मेल लगाने तब तो ठीक है, मेल फंक्शन चल जाएगा। लेकिन कोई कहता है कि मैं अपने सॉफ्टवेयर से कुछ भी मेल भेजूं क्लाइंट को, तो वो मेल मेरे G Suite अकाउंट से जानी चाहिए। तो उस केस में ना हमें ज़रूरत पड़ती है PHP मेलर की। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेल से रिलेटेड है। वो आपसे बोल सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कि HTML मेल है, HTML टेम्पलेट है, उसको मेल पर भेजना है, तो कैसे भेजेंगे PHP के थ्रू। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेल भेजते हैं वैसे ही भेजेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं। यहाँ देखो, हम यहाँ पे टू में लिख देंगे जिसे भेजनी है, यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे जो भेजना है, और मैसेज के अंदर पहले हम नॉर्मल मैसेज रख रहे थे, आप पूरा HTML का कोड रख दो। बस जब भी ये रखोगे ना, इसमें मेजर रोल जो प्ले करता है ना वो ये करता है, हेडर्स। और बिगनर यही मिस्टेक कर जाते हैं। बिगनर को क्या ना समझ नहीं आता कि अरे हेडर क्या है, तो वो हटा देगा कभी। तो आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी आप HTML मेल भेज रहे हो तो यहाँ बता रहे हो आप कि मेरा कंटेंट टाइप HTML भी है और टेक्स्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये हेडर डिफाइन कर रहे हो तो आपका ये HTML परफेक्टली मेल पर चला जाएगा। और ये फ्रॉम कि मेल कहाँ से जारी है, तो आपको ये मेल का कोड ना प्रैक्टिकली आना चाहिए इंटीग्रेट करना। इसके लिए ज़रूरी नहीं आपसे लिखवा के नहीं देखा जाएगा, ये आपको इंटरनेट भी दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि बस मेल इंटीग्रेट कर दो जैसे जैसे आप। तो उस केस में आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये हेडर्स जो हैं परफेक्ट लगे होने चाहिए। ये हेडर्स जो हैं परफेक्ट लगे होने चाहिए। उसके बाद है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, इम्प्लोड एंड एक्सप्लोड। कि भाई इम्प्लोड क्या है और एक्सप्लोड क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज भी किया जाता है प्रैक्टिकली। इम्प्लोड एंड एक्सप्लोड, देखो इम्प्लोड का काम होता है कि जो भी एरे है, एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। देखो इम्प्लोड फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एरे इनटू स्ट्रिंग। इम्प्लोड का काम है कि जो भी वैल्यूज़ एरे में मिल रही हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। क्यों कन्वर्ट करना, देखो इसका एक कॉमन एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे कि जब भी हम चेकबॉक्स से डेटा लेते हैं, जब भी हम चेकबॉक्स से डेटा लेते हैं तो वो हमें एरे की फॉर्म में मिलता है। तो उसको स्टोर कराने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि मैं लूप चला लूँ, पहला ऑप्शन कि मैं लूप चलाकर और चेकबॉक्स की हर एक वैल्यू को निकाल कर डेटाबेस में सेव करा लूँ। और दूसरा ऑप्शन होता है इम्प्लोड। इम्प्लोड क्या करेगा कि जो भी वैल्यू मिली ना उसको क्या करेगा, ये हैश या कोई भी सिंबल दे सकते, कोमा लगा लगा करना एक स्ट्रिंग बना देगा सबको। तो ये होता है इम्प्लोड। आप देखोगे ना, आप ये देखना कि भाई मेरे को चेकबॉक्स की वैल्यू सेव करवानी है डेटाबेस में, तब आपको समझ में आ जाएगा इस इम्प्लोड का प्रैक्टिकल। ऐसी एक्सप्लोड का काम है कि अगर डेटाबेस से कोई डेटा ला रहे हो इस फॉर्म में और इसमें से एक एक डेटा निकालना है, तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। एक्सप्लोड फंक्शन का काम है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना, इस पर्टिकुलर सिंबल से तोड़ देना और फिर एरे में कन्वर्ट करके एक एक वैल्यू को निकाल लेना। तो ये हो गया इम्प्लोड और एक्सप्लोड। आ जाते हैं हम अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। सेशन का क्वेश्चन है ये, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट कि डिफरेंस बिटवीन अनसेट सेशन एंड सेशन डिस्ट्रॉय। कि है क्या कि भाई अनसेट सेशन क्या है और सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन क्या है। देखो सेशन डिस्ट्रॉय क्या करता है
सेशन डिस्ट्रॉय क्या करता है, वो आपके सारे सेशन वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब जितने भी सेशन में वैल्यूज़ है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और सेशन अनसेट क्या करता है, ये पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि 3-4 सेशन क्रिएट हुए हैं लेकिन सारे डिस्ट्रॉय नहीं करने, कोई पर्टिकुलर सेशन वैल्यूज है ना उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेशन अनसेट। सेशन अनसेट से देखो यहाँ दिखा ना सेशन अनसेट, सेशन यूज़र नेम, तो ये क्या करेगा, सिर्फ यूज़र नेम वाले को अनसेट करेगा, जबकि सेशन डिस्ट्रॉय क्या करेगा, सबको लपेट देगा, जितने सेशन है सबको डिस्ट्रॉय, ख़त्म। तो आपको समझ में आ गया होगा, सेशन डिस्ट्रॉय सारी सेशन वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि सेशन अनसेट किसी पर्टिकुलर सेशन वैल्यू को डिस्ट्रॉय करता है जिसको आप चाहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है अपना, डिफरेंस बिटवीन डॉलर एंड डबल डॉलर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो सिंगल डॉलर है वो तो एक नॉर्मल वेरिएबल है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है, और जो डबल डॉलर है वो रेफरेंस वेरिएबल है। वो क्या करता है, वो वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करता है, दैट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ द डॉलर वेरिएबल। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो ये हो गया सिंपल वेरिएबल जिसमें हमने लिखा है हेलो, और एक डॉलर हेलो बनाया जिसमें मैंने लिखा द डिजिटल ओशियन। नीचे मैंने प्रिंट किया इको डॉलर वेयर, तो ये प्रिंट होगा। फिर मैंने लिखा इको डबल डॉलर वेयर। अब देखो डबल डॉलर वेयर तो यहाँ कहीं नहीं है, ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। ये कैसे, देखो इस डॉलर वेयर में हेलो है, इस हेलो को मैंने क्या करा, डॉलर हेलो एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर ये स्टोर हो गया। तो डॉलर वेयर तो नॉर्मल वैल्यू स्टोर कर रहा था, लेकिन डबल डॉलर वेयर क्या कर रहा है कि इसके अंदर जो स्टोर है वो निकाल कर देगा। जैसे यहाँ लिखा ना कि वेरिएबल दैट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ द डॉलर वेरिएबल। तो ये हो गया डबल डॉलर वेयर का। सिंगल डॉलर वेयर सिंपल जो कि वैल्यू स्टोर करता है, डबल डॉलर वेयर जो कि रेफरेंस स्टोर करता है डॉलर वेरिएबल की वैल्यू का। बाकी इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ में आएगा, डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर, वो है कुकी। कुकी इन PHP। कुकी देखो कभी करना आपसे इंटरव्यू में ऐसे भी पूछ लेंगे डिफरेंस बिटवीन कुकी एंड सेशन, जबकि दोनों का दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखो कुकी क्या है, कुकी का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र के ब्राउज़र में सेव कर देना। कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र के ब्राउज़र में सेव कर देना, उसको हम बोलते हैं कुकी। इस कुकी के 2 टाइप आते हैं, वो आगे बताऊंगा। अभी आप समझो कि कुकी क्या है। कुकी एक इंफॉर्मेशन है जो यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर कर दी जाती है। अब बात आती है जी क्यों करें स्टोर, इससे क्या होगा। देखो डिजिटल मार्केटिंग वाले ना कुकी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा। अगर इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट ओपन करना, कोई भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उस पर आप क्या करना, कोई भी प्रोडक्ट देख लेना, कोई भी शर्ट, कोई भी पैंट, कोई भी शू, कुछ भी प्रोडक्ट देख लेना बस आप। अब क्या करना, उसको बंद कर देना, परचेज मत करना। उसके बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपको हर जगह दिखेगा, आपके फेसबुक पे, आप कोई और वेबसाइट ओपन करो W3 स्कूल या कुछ भी, उसके साइड में भी, मतलब हर जगह ना वही प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब भाई बाकी ब्राउज़र को, बाकी वेबसाइट्स को पता कैसे लगा कि आपने ये प्रोडक्ट देखा है। तो होता क्या है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, मोस्टली वेबसाइट जो है कुकी यूज़ करते हैं यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़िया करने के लिए। वो क्या करते हैं, आपके ब्राउज़र में कुछ भी इंफॉर्मेशन सेव कर देंगे और वो की जो है वो शेयर कर देंगे बाकी वेबसाइट्स के साथ। तो कुकी का जो है प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कुकी क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट कुकी फंक्शन, सेट कुकी फंक्शन, सेट कुकी बनाते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं
कुकी क्रिएट करने के लिए। इसमें सिंपल होता है कि भाई क्या नाम देना है और उसमें क्या वैल्यू देनी है। इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं $_ कुकी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं $_ कुकी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, ये भी कुकी से रिलेटेड है। ये मेरे एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ कुकी, कुकी के कितने टाइप्स हैं। कुकी जो है पीएचपी में 2 तरह की होती है। फर्स्ट नंबर सेशन कुकी, सेकंड नंबर परसिस्टेंट कुकी। सेशन कुकी जो है वो टेम्परेरी होती है, मतलब आपने ब्राउज़र बंद किया डेटा गायब, मतलब वो ब्राउज़र में परमानेंटली स्टोर नहीं होगी। इस तरह की कुकी को बोलते हैं सेशन कुकी, टेम्परेरी कुकी। सेकंड होती है परसिस्टेंट कुकी। परसिस्टेंट कुकी में क्या होता है, मैंडेटरी होता है कि हमें टाइम बताना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़र के ब्राउज़र में कितने दिनों तक या कितनी देर के लिए रहेगी। इस तरीके की कुकी को हम बोलते हैं परसिस्टेंट। ये देखो, परसिस्टेंट कुकी में मैंडेटरी है कि आपको टाइम बताना पड़ेगा कि ये वाली जो कुकी है वो कितने देर तक रहेगी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कुकी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 नंबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन पीएचपी, कि पीएचपी में कौन कौन से टाइप्स के एरर होते हैं। ये हर एक फ्रेशर को पता होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, कोई भी एरर आता है फ्रेशर घबरा जाता है कि अरे सर देखना क्या हो गया। तो अगर आपको एरर की नॉलेज होगी ना, आप घबराओगे नहीं, आपको पता होगा एग्जैक्टली कि कहाँ दिक्कत है। देखो 4 तरह के एरर होते हैं पीएचपी में, सिंटेक्स एरर, फैटल एरर, वार्निंग एरर, नोटिस एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि आपने कोई सेमीकोलन, कोई कोमा, मतलब लिखते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ दिया, कुछ चीज़ छोड़ दी, वो होता है सिंटेक्स एरर। तो उसमें आपको देखना है कि भाई कहीं कोमा, कहीं सेमीकोलन, कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया। फैटल एरर, फैटल एरर बड़ा खतरनाक होता है। ये क्या करेगा, पूरे कोड को ही बंद कर देगा। ये एग्जाम्पल है इसका, रिक्वायर में देख लो। जैसे इसने बताया कि भाई फैटल एरर जब अकर होता है कि जब आपने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं और उस फंक्शन को यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, एरर देगा, अनडिफाइंड फंक्शन, फैटल एरर। ये ऐसी फाइल में देख लो, रिक्वायर जब आप लगाते हो, अब रिक्वायर में क्या है, मैं कोई ऐसी फाइल ओपन कर रहा हूँ जो है ही नहीं, तो फैटल एरर देगा। मतलब फैटल एरर जो है ना बड़ा खतरनाक होता है, वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा, स्टॉप कर देगा आपके कोड को। थर्ड नंबर है आपका वार्निंग। वार्निंग एरर बड़ा माइनर होता है, मतलब इसमें सारा कोड, सारी मतलब पूरा चलेगा आपका मामला जो भी है, वेबसाइट वेब एप्लीकेशन, लेकिन एक मैसेज शो करेगा कि भाई इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। जैसे मान लो कोई फाइल आप इंक्लूड करा रहे हो, इंक्लूड फंक्शन से पाथ गलत हो गया, तो वो कहेगा कि भैया ओपन नहीं कर पा रहा, हम इसको ठीक कर लो। वार्निंग देगा, वो आपकी पूरी वेबसाइट को बंद नहीं करेगा, सिर्फ वार्न करेगा। और लास्ट है आपका नोटिस एरर। ये सबसे माइंड मतलब वो होता है एकदम लो, कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बस नोटिस दिखा देगा कि भाई देखो ऐसा कुछ है, इसको देख लेना, मतलब बता देगा कि भाई देखो प्रॉब्लम है, इसको देख लेना। नहीं देखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 4 तरह के एरर होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है आपका 21 नंबर पे सुपर ग्लोबल्स। सुपर ग्लोबल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीएचपी में नंबर ऑफ सुपर ग्लोबल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला सुपर ग्लोबल्स आपका डॉलर ग्लोबल्स। डॉलर ग्लोबल्स का हम यूज़ करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद है $_ सर्वर। इसका हम यूज़ करते हैं, इसको अगर मोटा मोटा समझे कि $_ सर्वर का यूज़ किया जाता है सर्वर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। सर्वर से रिलेटेड कौन से पाथ पे, कहाँ पे क्या चीज़ स्टोर है, क्या नहीं है, इस तरीके से सर्वर से रिलेटेड।
डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ये जो है ना डॉलर पोस्ट और डॉलर गेट दोनों तरीके से यूज होता है। मतलब डॉलर पोस्ट की जगह भी यूज हो जाएगा ये, और डॉलर गेट की जगह भी यूज हो जाता है ये। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसका हम यूज करते हैं फॉर्म से डेटा को निकालने के लिए, कि फॉर्म में क्या फिलअप हुआ है वो अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। डॉलर अंडरस्कोर गेट, इसका हम यूज करते हैं यूआरएल में से कुछ भी डेटा निकालना हो क्वेरी स्ट्रिंग के बाद। फॉर एग्जांपल जब भी हमें कोई डेटा एडिट करना होता है या डिलीट करना होता है तो हम यूज करते हैं डॉलर अंडरस्कोर गेट। डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का हम यूज करते हैं फाइल अपलोड करवाने के लिए। जब भी हमें फाइल अपलोड करानी होती है ना, सिंगल फाइल हो या मल्टीपल फाइल हो, तो हम यूज करते हैं डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। डॉलर अंडरस्कोर ENV, इन्वायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं इसे। इन्वायरमेंट डेटा सेट करने के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि हमें अपना बेस URL, SMTP से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे लारावेल में आप देखोगे ना एक ENV फाइल होती है जहाँ पे हम मेन चीज़ें रख देते हैं कि ये मेरा बेस URL है, ये मेरा डेटाबेस का कनेक्शन है, ये मेरी मेल की सेटिंग्स हैं। तो उस तरीके से यहाँ यूज होता है डॉलर अंडरस्कोर ENV। अब आगे चलते हैं। डॉलर अंडरस्कोर कुकी, इसका यूज हम करते हैं कि कुकी में क्या स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए। मतलब कुकी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए डॉलर अंडरस्कोर कुकी का यूज किया जाता है। डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इसका यूज हम करते हैं सेशन की वैल्यू निकालने के लिए कि सेशन में क्या स्टोर है। तो ये कुछ सुपर ग्लोबल्स हैं PHP के, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मिड प्रायोरिटी का है, हाई प्रायोरिटी नहीं है ये। इको और प्रिंट में देखो पहला डिफरेंस है कि इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता और प्रिंट हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है। दूसरा है कि इको में आप मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट कर सकते हैं कोमा लगा कर, जबकि प्रिंट में ऐसा नहीं है। प्रिंट में एक बार में एक ही प्रिंट होगा। इको फास्टर है प्रिंट स्टेटमेंट से और प्रिंट स्लोअर है इको स्टेटमेंट से। और जनरली आप देखेंगे ना प्रोजेक्ट में इको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्रिंट यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया इको और प्रिंट के बीच में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23 नंबर, कि व्हाट इज php.ini फाइल। और कभी कभार आपसे ये भी बोल देंगे कि php.ini फाइल से आप क्या समझते हैं, उससे क्या होता है। देखो रेयर है, ज़रूरी नहीं है फ्रेशर से पूछा जाए ये, लेकिन है इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि कभी कभार मान लीजिए कोई फाइल आप अपलोड कर रहे हैं, कोई बड़ी फाइल अपलोड कर रहे हैं आप, और उसको अपलोड होने में बड़ा टाइम लग रहा है, तो वो क्या होगा, घूमता रहेगा, फिर एक टाइम आएगा वो करेगा ही नहीं अपलोड, बता देगा कि भाई एग्जीक्यूशन टाइम ख़त्म हो गया या अपलोड लिमिट ख़त्म हो गई। तो जब भी इस तरीके का एरर आता है ना कि भाई एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ाना है या फिर अपलोड का साइज इंक्रीज करना है, तो ये जो सेटिंग्स है ये आपको मिलेगी php.ini फाइल में। php.ini फाइल में सेटिंग्स होती हैं कि अपलोड साइज, जैसे क्या होता है कभी कभार हम डेटाबेस अपलोड करते हैं, तो वो मान लो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 2 MB का होता है वो अंदर सेटिंग्स उसकी, और मेरा डेटाबेस बड़ा है 20-30 MB का, वो अपलोड ही नहीं होगा। तो उसके लिए ना आपको ज़रूरत पड़ेगी php.ini में जाके सेटिंग्स करो। तो php.ini क्या एक सेटिंग फाइल है जहाँ पर हम अपलोड साइज, एग्जीक्यूशन टाइम, ये सब ठीक मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर पासवर्ड हैशिंग। सही बात है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
कि कोई भी पासवर्ड अगर आप स्टोर करा रहे हो तो उसको आप इनक्रिप्ट कैसे करोगे, एक बड़े ही सिक्योर वे में इनक्रिप्ट कैसे करोगे कि जल्दी ब्रेक ना हो। देखो पहले की बात अगर हम करें तो पहले यूज़ होता था MD5, SHA-1, SHA-2 ये एल्गोरिथम, लेकिन अभी के टाइम पे ये एल्गोरिथम बहुत ही कॉमन है, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो इसीलिए हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया पासवर्ड अंडरस्कोर हैश, पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। ये जो मेथड है ये काफ़ी बेटर है MD5 और SHA-1 से। इसमें अलग अलग तरह की इंक्रिप्शन होती है, मैंने यहाँ पे Bcrypt यूज़ करा है, इसके में अलग अलग तरह की होती है, वो आप देख सकते हैं डिटेल में। तो इससे इनक्रिप्ट करना काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू MD5 और SHA-1। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई पासवर्ड अंडरस्कोर हैश का हम यूज़ करेंगे अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। अगर हमको मैच करना है अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड रियल पासवर्ड से, तो उसके लिए फंक्शन है पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई। इसका हम यूज़ करते हैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड को नॉर्मल पासवर्ड से मैच करने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर मैंने नहीं लिखा, बस क्वेश्चन है कि लिटिल बिट नॉलेज ऑफ OOP कॉन्सेप्ट्स एंड PDO। देखो हो सकता है वैसे तो फ्रेशर के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादातर कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वहाँ पे ना आपसे पूछ सकते हैं कि आपको OOP के बारे में पता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते, PDO के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए ना क्या मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है OOP कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं OOP कॉन्सेप्ट में क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं ताकि आप इंटरव्यू में जवाब दे सकें। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 25 कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हाई प्रायोरिटी के हैं, कौन से मिड है, कौन से लो हैं। हाई प्रायोरिटी, देखो हाई प्रायोरिटी पे आपका शुरू से देख लेते हैं। हाई प्रायोरिटी पे सबसे पहला है आपका वाई टू यूज़ PHP। PHP को क्यों यूज करना चाहिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर है सेशन के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड नंबर है कुकी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर है मेल। फिफ्थ नंबर है आपका सेशन को फाइल अपलोड। उसके बाद आपका है, देखो ये हाई प्रायोरिटी का, ये तो आने चाहिए। अब मीडियम प्रायोरिटी में अगर आ जाएं हम, उसमें है आपका एरे फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस। उसके बाद आपका है एरे स्ट्रिंग, उसके बाद आपका php.ini। उसके बाद इंक्लूड फंक्शंस। उसके बाद है आपका implode explode। implode explode। तो इस तरीके से मैं लीस्ट प्रायोरिटी नहीं लिख रहा। तो इस तरीके से ना आपको ऐसे प्रायोरिटी पे रखना है कि भैया ये तो हाई प्रायोरिटी का, ये तो आपको किसी भी हाल में आने चाहिए। और उसके बाद ये मीडियम प्रायोरिटी का, उसके बाद ये आपको आने चाहिए। तो यहीं पे हमारी वीडियो फिनिश होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करिए, या आपका कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट करिए। थैंक यू।